स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। वक्त हो चला है आज के दिन की सबसे बड़ी चर्चा का और आज हम बात करने वाले हैं अमित शाह के मिशन बिहार के ऊपर। दरअसल 2 दिन के दौरे पर अमित शाह जो कि चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, वो सीमांचल की तरफ गए हैं। इस सीमांचल में 4 जिले आते हैं और ये चारों जिले बहुत अहम हो जाते हैं राजनीति के लिहाज से, क्योंकि ये झारखंड, नेपाल, बंगाल की सीमा से लगते हुए हैं और यहाँ की राजनीति कहीं ना कहीं झारखंड और बंगाल के समीकरण को भी इन्फ्लुएंस जरूर करती है। मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अब अपना सियासी संग्राम शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है और उन्होंने लालू के गढ़ से इसकी शुरुआत की है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को धोखा देकर स्वार्थ के लिए लालू की गोद में नीतीश बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दौरे से लालू यादव और नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो रहा होगा। उन्होंने लालू को आगाह करते हुए कहा कि लालू जी आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोद में ना बैठ जाएं। बिहार सीएम पर अमित शाह ने हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने सबके साथ धोखा किया। प्रतिष्ठित समाजवादी को जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा दिया। जॉर्ज का स्वास्थ्य खराब होते ही उन्हें हटाकर समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। अमित शाह ने लालू यादव को नसीहत भी दी है। देते हैं कि क्या कुछ अमित शाह ने आज कहा है मंच से। जब पूर्णिया से वो गरजे तो कैसे विरोधियों को टारगेट पर लिया। दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोलकर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए। उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा। सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया। उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया। फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया। उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया। उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है लालू जी,
आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है, मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इतने दूर दूर से जो भीड़ आई है, ये लालू नीतीश की सरकार के लिए चेतावनी का सिग्नल है। दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? तो एफएम न्यूज के कुछ सवाल आपके सामने रख रही हूं। सीमांचल से मिशन 2024 की तैयारी कौन किस पर है भारी? लालू के गढ़ में बीजेपी कर पाएगी कमाल? क्या खेलेगा कमल? और क्या है बिहार में बीजेपी का मिशन 2024? क्या सीमांचल से शुरू हुई बीजेपी की तैयारी? और क्या सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा? सीमांचल के लिए क्या है बीजेपी का दाव? क्या केंद्र शासित ये प्रदेश बनेगा? और केंद्र शासित बनेगा तो आखिर किस तरफ करवट लेगी बिहार की सीमांचल की ये राजनीति? और आज इसी को लेकर हमारी ये खास चर्चा है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ संदीप दुबे जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी नेता हैं, और साथ ही प्रमोद पटेल जी जुड़ चुके हैं जो कि जेडीयू के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एफएम न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं बीजेपी से जानना चाहूंगी कि बीजेपी दरअसल क्या रणनीति लेकर अब सर चल रही है। हमने सुना अमित शाह जी को, उन्होंने बहुत अग्रेशन के साथ में आज सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार को टारगेट पर लिया है, और हम देख रहे हैं जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, लाजमी भी है बीजेपी के निशाने पर हैं लगातार। लेकिन अमित शाह का यहाँ पर पहुंचना, क्योंकि अमित शाह जी पिछली बार जब हमने देखा था चुनावों में, अमित शाह को वहां पर पूरी कमान सौंप दी गई थी, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, कमल नहीं खिला था बिहार में। लेकिन अब जब सीमांचल से शुरुआत हो रही है तो अमित शाह को वापस कमान सौंपी गई है। क्या रणनीति लेकर आप चल रहे हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, दो बातें बिल्कुल स्पष्ट है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब राजनीति में होते हैं तो हमारा कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होता, और नीतीश जी से हमारा प्रतिस्पर्धा नहीं। नीतीश जी का तो प्रतिस्पर्धा बिहार के लोग होते हैं, क्योंकि बिहार के लोग जब नीतीश जी के काम को पसंद नहीं करते हैं तो वो उस पर खुद करना शुरू कर देते हैं। तो ये नीतीश जी को तय करना है जो किस प्रतिस्पर्धा की राजनीति को स्वीकार करते हैं। उनको राष्ट्रवाद पसंद है, राष्ट्रवाद को तोड़ने वाली शक्तियों का साथ पसंद है। दूसरा, ये भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा हमेशा भारत के केंद्र में रहा है। भ्रष्ट लोगों का साथ रह के आपको राजनीति करनी है, आपका आदर्श भ्रष्टाचार लोग करने वाले लोगों को बचाना है और अपना महिमा मंडित करना, तो ये ठीक है, तो जनता तय करेगी, जनता को तय करने दीजिए, और जो जनता तय करेगी उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तो स्पष्ट रणनीति है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सिख जाति धर्म के लोग हो, जो समभाव से देश में रहे, और भारत एक है, सबका बिहार है और सबका देश है, और सबको मिलकर अच्छा करना है। अब मैं बार एक बात बोल रहा था कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से, लेकिन दुबे जी ये जो क्षेत्र है सीमांचल जिसकी अभी बात हो रही है ना, यहाँ पर बीजेपी बहुत कमजोर है। यहाँ पर 4 लोकसभा सीट पड़ती हैं, उनमें से सिर्फ एक ही है बीजेपी के पास, वो भी अररिया की। और उसके बाद में देखिए कि ये जो क्षेत्र है, अगर इसको हम जनगणना की यहाँ की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य ये क्षेत्र है। यहाँ पर आप क्या करने की, किस तरह से यहाँ पर राजनीति लेकर आप चल रहे हैं? सुबुगाहट यूटी बनाने की भी हो रही है। मैम, मुझे समझ में नहीं आता कि आंकड़ा आपको किसने दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमजोर है। सीमांचल की बात कर रही हूँ मैं, इस सीमांचल क्षेत्र की बात कर रही हूँ मैं, सीमांचल क्षेत्र की बात कर रही हूँ दुबे जी। शुद्ध करिए ना मैम। देखिए, 2 चीजें स्पष्ट है। आम जनता को जाति पाति धर्म से कोई नहीं लेना देना।
आम जनता को लेना देना उसके विकास कार्य से, उसके मॉडल से, और जो देश में मॉडल हमने स्थापित किया है। आज बिहार के अंदर उस अमेरिका चले जाइए, उस तरह की सड़कें गांव-गांव में बनी है, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज 24 घंटे जो बिजली रहती है उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज हर क्षेत्र में जो काम हुए उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, क्योंकि लूट रोकी है नीतीश जी के साथ रह के। लेकिन अब नीतीश जी जिस पार्टी के साथ जिस दल में जाके सरकार बनाए हैं, तो क्या कह सकते हैं कि मैं लूट रोक लूंगा? आज आए दिन वहाँ अपहरण हो रहे हैं, आए दिन हमारे बिहार के लोग। ठीक है, एक बार पटेल साहब से इस पर जवाब मांग लेते हैं। पटेल साहब, आपने सरकार तो बना ली फिर से, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन लगातार बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी लगातार बात कर रही है। एक तो जंगल राज की याद दिलाती है और दूसरा नीतीश कुमार ने जो उनको धोखा दिया है, अब चाहे ऑन व्हाट एवर ग्राउंड्स इट माइट बी। राजनीति में वैसे तो कहते हैं कि सब कुछ जायज है, तो नीतीश कुमार ने जो जख्म दिया है बीजेपी को, उस जख्म को लेकर और साथ ही साथ जंगल राज की बात बार बार बीजेपी करती है। देखिए, बीजेपी का यही एगो आलाप है, जंगल राज। जब नीतीश जी के साथ बीजेपी थी, हाँ। तो जंगल राज नहीं था, सुशासन का सरकार था, राम राज था। ठीक है। और नीतीश जी के राज में ही बिजली का विकास हुआ, नीतीश जी के राज में स्वास्थ्य शिक्षा का विकास हुआ, नीतीश जी के राज में बड़े बड़े पुल पुलिया बने, नीतीश जी के राज में सड़क बनी, नीतीश जी के राज में महिलाओं को सुरक्षा मान सम्मान दिया। अरे पैसा आपके बाप का है, पैसा जनता का है, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने टैक्स देती है और तब इसकी पैसा आती है ना। लूट है कहाँ जी? लूट तो अडानी अंबानी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, अडानी अंबानी को लूट करने का एक एक करके दुबे जी आपको पूरा समय मिला था, एक बार पटेल जी की बात पूरी कर लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश में एक महिला को टक्कर करके घुमाया जा रहा है। है आपका योगी मोदी से योगी जी का सरकार। प्रधानमंत्री जी का आप सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, आपके रोकने से रुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी भी सपना नहीं देखे थे प्रधानमंत्री का, आज नीतीश जी सपना देख रहे हैं। हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता नीतीश कुमार को देखना चाह रही है प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा देख रहे हैं आप लोग, देखिए समझिए ना। अरे मॉडल तो देखिए, बिहार का मॉडल नीतीश कुमार का मॉडल तो नरेंद्र मोदी जी लागू कर रहे हैं। पटेल जी, प्रमोद पटेल जी, दुबे जी, प्रमोद पटेल जी, आप दोनों साथ में बोलेंगे, कोई सुन नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। जनता तक आपका मैसेज भी जाना चाहिए सर। इस डिबेट का मतलब यही है कि लोगों तक आपका मैसेज जाए, लोग पूरी चीज को समझ पाए। पटेल जी, प्रमोद पटेल जी, आप बिहार मॉडल की बात कर रहे हैं। प्रमोद पटेल जी, बिहार मॉडल की पांच खूबियां आप गिनवा दीजिए। वाले बोलने में किसी को छोड़ते थोड़े हैं, किसी का सुनते नहीं है, केवल अपना बोलते हैं। ठीक है, दूसरे का सुनने का तो बीजेपी को आदत है नहीं। दुबे जी सुन रहे हैं। पटेल जी, बिहार मॉडल के 5 प्लस पॉइंट बता दीजिए सर, 5 पॉइंट बिहार मॉडल के। बिहार में 5 प्लस पॉइंट जी नहीं, हम 10 प्लस पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, शुरुआत 5 से करती है। बिहार का सुशासन का मॉडल बीजेपी के बगैर किया है आपने, बीजेपी के बगैर बीजेपी ने किया है क्या जी? बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कह रही है बीजेपी किया है, नीतीश कुमार किए हैं, बीजेपी साथ में रही है। बीजेपी कहाँ से आगे बिहार में करने वाली पार्टी तो नीतीश कुमार ने किया है, जनता दल यूनाइटेड ने किया है, नीतीश के नेतृत्व में हुआ है, नीतीश के नेतृत्व में बिहार में। ठीक है पटेल जी, आप 5 खूबियां गिना रहे थे, बिहार मॉडल को डिस्क्राइब कर रहे थे। क्षेत्र में विकास किया गया, सड़क का विकास किया गया, पुल पुलिया का किया गया, महिलाओं को नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अगर आप बार बार बीच में बोलेंगे तो चर्चा ही नहीं हो पाएगी। ये डिबेट जो होता है, एक दूसरे के बात को सुनकर उसके जवाब दीजिए। ये बीजेपी के जो लोग आते हैं डिबेट में, ये दूसरे का सुनते ही नहीं है, केवल अपना बात बोलते हैं। पटेल जी, हम डिबेट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बिहार मॉडल की 5 खूबियां बता दीजिए जो 2024 में जेडीयू को, आरजेडी को फायदा पहुंचाने वाली है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सुशासन मॉडल पेश किया गया है,
अच्छा, जो मॉडल को हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में खुद प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में लागू किया है नीतीश जी की मॉडल को, नीतीश जी की तारीफ करके। यह इससे बड़ा क्या हो सकता है? आज गठबंधन टूट गया तो नीतीश जी के खिलाफ में बोल रहे हैं। तो नाम बताइए हुजूर, मॉडलवा का तो नाम बताइए। मॉडल एक मॉडल है शिक्षा के क्षेत्र, मॉडल है 7 निश्चय में नल जल योजना का जो बिहार में प्रयोग हुआ उसको आपने दूसरे राज्यों में लागू किया। ये जल जीवन हरियाली योजना आपने बिहार में लागू हुआ, आपने दूसरे जगह पहुंचाया। महिलाओं को आरक्षण की बात है वो आपने दूसरे जगह पहुंचाया। केंद्र का गया हुआ पैसा था। फिर केंद्र की बात करते हो भाई, केंद्र कौन सी है? केंद्र आसमान से पैदा हुआ है कि सभी संघीय राज्यों के समावेश के सभी राज्यों से जो टैक्स पहुंचाया जाता है वह केंद्र के सरकार की होती है। काम किया वो बताइए ना। ये तो नीतीश जी का ही तो सारा काम बता रहे हैं ना हम। आप नीतीश जी के ही बता रहे हैं, नीतीश जी का ही सारा काम बता रहे हैं। जो योजना लेके आई उस योजना को लागू करना हर स्टेट का दायित्व है। तो ये तो पूरे हर स्टेट का दायित्व है। केंद्र सरकार पैदा हो जाता है। इसके पहले केंद्र में सरकारें नहीं रही है। अटल जी की सरकार केंद्र में नहीं थी, ये केवल मोदी जी की सरकार केंद्र में है। आप हिंदू मुसलमान का राजनीति करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ करके आप लड़ा करके बांट करके सत्ता में बने रहे हैं। इसका अब खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब नीतीश जी चल चुके हैं देश को बचाने के लिए। आप संविधान को नहीं मानते हैं, आप देश को जलाने का काम करते हैं। लेकिन नीतीश जी देश को बचाने के लिए कह रहे हैं। आप लगातार आप अभी इस डिबेट में इस चर्चा के दौरान आप कई बार दोहरा चुके हैं कि नीतीश जी सपना देख रहे हैं और नीतीश जी देश को जगा रहे हैं, नीतीश जी काम कर रहे हैं, पीएम बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। नीतीश कुमार तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो बार बार इसको नकार देते हैं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त अरुण कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं। एक बार उनसे मैं पूछ लेती हूँ। अरुण कुमार जी, आप 2024 के लिए ये जो तैयारी चल रही है इसको कैसे देखेंगे? बीजेपी के लिए भी और जेडीयू आरजेडी गठबंधन के लिए भी। अमित शाह को एक बार फिर कमान सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। सीमांचल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये, इसकी सीमाएं झारखंड से, बंगाल से, नेपाल से लगती हैं। कई आपराधिक गतिविधियां भी इस क्षेत्र में लगातार बढ़ती रही हैं। यूटी बनाने की इसको बात कही जा रही है। ये तमाम जो चीजें हैं ये 2024 के लिहाज से किसके पक्ष में जाती हुई दिख रही है? बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है या फिर बीजेपी एक नई अलग किस्म की राजनीति यहाँ पर करने वाली है? देखिए, बिहार में अभी जो 1.5 महीना पहले जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसमें बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है। हाँ। और ये पूरा जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम है इसको 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की दृष्टि से ही इस सारा ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। हाँ। जिसमें 7 दल मिलकर के नीतीश कुमार के नेतृत्व में 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली मुख्यमंत्री ने। ये सब कुछ जो हुआ है वो चुनावी कवायद ही है। चुनाव को ध्यान में रखकर ही ये राजनीतिक बदलाव हुआ है। और नीतीश कुमार जी तो कल तक अभी 1.5 महीना पहले तक यहाँ डबल इंजन की सरकार चला रहे थे। भाजपा से दोस्ती थी और भाजपा से जब सत्ता से बाहर करके उन्होंने राजद कांग्रेस से दोस्ती की है तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सियासी राजनीति, कुर्सी की राजनीति और चुनाव को ध्यान में रखकर हुआ है। हाँ। अब भले नीतीश कुमार आज कहें कि उन्हें पीएम बनने की चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है, वो अभियान नहीं चला रहे हैं और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का मुहिम चला रहे हैं। हाँ। लेकिन ये सिर्फ कहने भर की बात है। हाँ। नीतीश कुमार ने, मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखनी कोई बुरी बात नहीं है और इसी लालसा के रख करके उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ा और नाता तोड़ने के बाद फिर वो अभी जो कुछ अभियान चला रहे हैं, आपने देखा कि पिछले सप्ताह नीतीश कुमार दिल्ली गए और विपक्ष के राहुल गांधी सहित सभी नेताओं से भेंट की और अगले 2 दिन में वो सोनिया जी से मिलने जा रहे हैं। फिर वो ममता जी से भी मिलेंगे। हाँ। वहाँ पटनायक से भी मिलेंगे। तो ये पूरी कवायद जो आपने कहा ये चुनाव की दृष्टि से हो रहा है। अब जो कौन आगे होगा, कौन भारी पड़ेगा, ये तो अभी समय के पहले होगा। हाँ। लेकिन इतनी बात यही जा सकती है कि सीमांचल की जो राजनीति इस वक्त चल रही है, यही मैं कह रहा हूँ कि लोग 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में फिलहाल ये स्पष्ट है कि बिहार में भाजपा के लिए चुनौती होगी। इसलिए लालू नीतीश के मिलने से बिहार में जो सामाजिक जनाधार बना है, आप जानते हैं अब पूरे देश में हिंदी बेल्ट में
जातीयता की अच्छा, एक चीज अरुण कुमार जी, एक चीज और हो रही है, ये जो सीमांचल वाला क्षेत्र है, ये जैसा कि हमने कहा कि देखिए हिंदुस्तान में और बिहार की राजनीति में खासकर धर्म के पहले जातीय समीकरण भी आ जाते हैं। जातीय समीकरण बहुत अहम किरदार अदा करते हैं यहाँ पर चुनावों के दौरान। ये जो सीमांचल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पिछले दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अब जाकर जो है कथाएं कही जाती हैं, साधु संत वहां पर जा रहे हैं, वहां पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जाति से ऊपर बढ़कर धर्म के तरफ झुकाया जाए। यानी कहीं ऐसा लग रहा है कि तुष्टीकरण करने की कोशिश की जा रही है। ये जो राजनीति है, इसको अब संप्रदाय और जाति से उठाकर इसको धार्मिक तबके में जनता को बांटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले से ही मुस्लिम बाहुल इलाका है। अब जो तमाम हिंदू हैं उनको एक करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो ये मैं ये कह रहा था, ये जनता को बांटने की कोशिश नहीं है, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर धार्मिक तरीके से गोलबंदी की कोशिश हो रही है। यही तो बीजेपी के भी यूएसपी है, और गैर बीजेपी दल भी जो है, खासकर मुस्लिम वोट के, जिसको आप तुष्टीकरण कहते हैं, अब वो सीमांचल से जो आज अमित शाह ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, यूँ मैं कहूँ कि आज जो कुछ उनका भाषण हुआ है वो लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद है। सीमांचल से मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आज पूर्णिया में उन्होंने सवाल की है, और उसमें जो कुछ उन्होंने बात की है, जो बिहार में 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में आज जो कुछ भी उन्होंने उस मन से ऐलान किया है, नीतीश कुमार और लालू को चुनौती देने की बात की है। 2024 में लालू और नीतीश की का खाता नहीं खुलेगा, उन्हें हराना, ये सारी बात हुई है। तो ये तो होगा ही। भाजपा बीजेपी इस सीमांचल से, खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, आज गृह मंत्री किशनगंज में, आप जानते हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में किशनगंज एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा की जहाँ 75% से अधिक मुस्लिम आबादी है। लोकसभा के पिछले चुनाव वहाँ एक ही सीट सिर्फ किशनगंज थी जहाँ कांग्रेस जीती थी। 39 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी। तो बिहार से जो अभी 1.5 महीना पहले जो एक राजनीतिक घटनाक्रम हुई है, तो बिहार से आप समझिए कि बीजेपी ने आज एक संसद कर दिया अमित शाह जी की अगुवाई में, और ये अगला चुनाव अभी रिजल्ट कौन आगे होगा कौन निकली बात अभी कही जाएगी कि बिहार में बीजेपी को चुनौती होगी, और जो 17 सीटें जीती है उसको बचाने की चुनौती होगी, और फिर आगे कौन किसकी बढ़त मिलेगी। तो अभी 2 साल पहले कुछ कहना, ये हमें लगता है समय के पहले। ठीक है सर, समय हमारे पास खत्म हो चुका है, समय इतने की ही इजाजत देगा। एक फाइनल कमेंट में इस वक्त अब चाहूंगी संदीप दुबे जी, आपसे शुरुआत करेंगे। कोशिश कीजिएगा 15 सेकंड के अंदर सर आप अपना पक्ष एक बार मुझे साफ कर दें। ये पूर्णिया का जो 2 दिन का दौरा है, 10 सेकंड में समाप्त करो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सबकी अच्छी और बुरी कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, और हम सबको मिलके, किसी दल में हो किसी पार्टी में हो, अपने देश और समाज के लिए बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, प्रमोद पटेल जी, आपका फाइनल कमेंट। जी, आज खूब गरजे हैं अमित शाह। बीजेपी देश को हिंदू मुस्लिम में बात करके बात करती है। देखिए नीतीश कुमार समाज में सामाजिक सौहार्द सद्भाव बनाकर बिहार और देश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल बात है। आप क्या देश को देना चाहते हो, ये बताओ आप। अरे आपको क्या हम बताएं? हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी देश को पता नहीं सर, बीजेपी और जेडीयू कैसे मिलकर सरकार चला रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है। राजनीतिक हितों के लिए आप एक वक्त पर साथ थे, आज अलग अलग हो गए, तो आप एक मंच पर आकर बारी-बारी से बात भी नहीं कर सकते हैं। चलिए, मुझे यही रोकना होगा डिबेट को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद पटेल जी, संदीप दुबे जी। जब जरूरत पड़े उसी के साथ लिपट लो। अरे ये तो आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा जानती है कि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को सांप्रदायिकता का दाग से हटाकर केंद्र में सरकार बनवाया। नीतीश कुमार जी ने पटेल जी, समय खत्म हो चुका है डिबेट का हमारे पास, समय इतने की ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप दुबे जी, अरुण कुमार जी और प्रमोद पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग को सद्बुद्धि दे ताकि आप ठीक है पटेल जी। तो पटेल जी कुछ बोल ही रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पटेल जी और दुबे जी हमारे साथ जुड़े। बीजेपी और जेडीयू एक टेलीविजन मंच पर जिस तरह का
संवाद कर रहे हैं, जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, समझना मुश्किल है कि बिहार में आखिर राजनीति कैसे साथ में मिलकर कर रहे थे। बहरहाल सीमांचल की राजनीति एक नया मोड़ लेती हुई दिख रही है। बिहार की राजनीति में बदलाव आने वाला है, इसकी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है बीते कुछ वक्त से। और इतना ध्यान रहे कि सीमांचल की राजनीति झारखंड को भी प्रभावित करती है और बंगाल को तो निश्चित तौर पर प्रभावित करती है। और ऐसे में सीमांचल को एक यूटी बना देने का जो एक नया शिगुफा छोड़ा गया है, इस पर गौर फरमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हालांकि इसके लिए पहले विधानसभा से कार्रवाई शुरू होगी, वो पहले जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं से एक बात अब शुरू हुई है, तो देखना होगा कि ये कितने दूर तक जाएगी, क्योंकि ये सीधे तौर पर 3 राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। और 2024 का लक्ष्य लेकर बीजेपी और जेडीयू, तमाम जो पूरे विपक्ष है, वो एकजुट होने की बात कर रही है। बीजेपी भी 2024 को लेकर चल रही है। बहरहाल फिलहाल FM न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।